फ्रेंड्स, हरीश भीमाणी जी से मिलने की अपॉर्चुनिटी मुझे 2 बार मिली थी। तो एक बार उनसे बातें की थी, तो उसमें उनके जाने माने धारावाहिक महाभारत के समय की बात उसमें शामिल नहीं थी। तो दूसरी बार जब मैं उनके मिला तो वो पूरी समय के बारे में ही बात हुई। तो ये दोनों का एक कंबाइंड वीडियो मैंने बनाया है और एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगा। तो पहले वाला इंटरव्यू देखिए और बाद में समय की कहानी हरीश भीमाणी जी की ज़बानी उसको आप देखिए। नमस्कार। फिर भी चालू करिए। जो ये तो ओके, दिस इज रिकॉर्डिंग नाउ। रिकॉर्डिंग फाइनल्स। नमस्कार। रेडियो नामा में स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले से शुरू करिए। रेडियो नामा के पाठकों और दर्शकों, आज इस समय में मुंबई में हरीश भीमाणी साहब की ऑफिस में, उनके कार्यालय में, उनके स्टूडियो में हूँ और उनके साथ उनकी करियर के बारे में बातें करूँगा। और ये बातचीत हमारी इस उपलक्ष्य में होगी कि आने वाले 15 फरवरी को उनका जन्मदिन है। तो उसी दिन ये ब्रॉडकास्टिंग रेडियो नामा में होगा। तो हरीश जी, आपका रेडियो नामा में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। और धन्यवाद इस बात का कि मुझे सालगिरह की शुभकामनाएं बहुत पहले से दे रहे हैं। कहिए पीयूष जी। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बारे में मैंने पढ़ा था कि आप केमिकल इंजीनियर है। तो एकाएक फिल्म, ये ब्रॉडकास्टिंग प्रसारण, रेडियो प्रसारण और टीवी प्रसारण के माध्यम में आपका प्रवेश कैसे हुआ? आपकी दोनों बातें सच हैं कि हाँ, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। आपने पढ़ा था, लेकिन मैंने पढ़ाई ठीक नहीं की, इसलिए मैं केमिकल इंजीनियरिंग जारी नहीं रख पाया। दूसरी बात ये कि ये जो तब्दीली हुई केमिकल इंजीनियरिंग से और उसके बाद एमबीए करने के बाद जो ब्रॉडकास्टिंग में तब्दीली हुई, वो एकाएक या अचानक नहीं हुई। ये आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता हुई। दरअसल बात यह है कि शौक तो मुझे पहले से रेडियो ही का था, लेकिन घर की परिस्थिति, घर के संस्कार, घर के रीति रिवाज कुछ ऐसे थे कि एक मारवाड़ी कच्छी परिवार का लड़का रेडियो में कैसे जाए, कला के क्षेत्र में कैसे जाए। उसे तो व्यापार करना चाहिए और हद से हद अच्छी नौकरी करनी चाहिए। और जबकि पढ़ाई में अच्छा है, केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, ठीक ठाक है, तो वो केमिकल इंजीनियर बने और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उसमें जाके ऊंचे ओहदे पे काम करे, अच्छा कमाए धमाए, अपना परिवार बनाए और परिवार का नाम रोशन करे। लेकिन यहाँ तो शौक था रेडियो का। मेरे सारे फाजिल समय में मैं सुनता था रेडियो पाकिस्तान, बीबीसी, रेडियो कुवैत जो तभी तभी शुरू हुआ था, वॉइस ऑफ अमेरिका, रेडियो टोक्यो, दुनिया भर के। और हाँ, हमारी रेडियो पाकिस्तान के लिए हमारी एक्सटर्नल सर्विस जो बहुत अच्छी थी और शायद आज भी है, उर्दू सर्विस, वो मैं बड़ा सुना करता था और मुझे बड़ा उसमें इंटरेस्ट होता था। यहाँ तक कि मैंने इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद कभी ये नहीं सोचा कि मैं इसका कभी हिस्सा बनूंगा, इस मिलियू का, इस समुदाय का मैं कभी हिस्सा बनूंगा। लेकिन मैं पागलों की तरह सुनता रहता था
और मन में कहीं ना कहीं पीछे ये उम्मीद जरूर थी कि काश मैं ये कभी कर पाऊं। तो जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई केमिकल इंजीनियरिंग के बाद, मैंने बजाज इंस्टीट्यूट से MMS MBA किया, और वो करते करते भी आकाशवाणी का ऑडिशन दिया, उसमें अव्वल नंबर पे पास हुआ, मुझे काम मिलना शुरू हुआ। और वो काम मिल रहा था युववाणी, यानी कि जो सबसे नीचे की पायदान होती है। युववाणी करते करते वहां के ही एग्जीक्यूटिव्स ने कहा, वहां के ही अधिकारियों ने कहा कि भाई यहाँ तुम युववाणी में क्या कर रहे हो, तुम लिखते भी हो, बोलते भी हो, डायरेक्ट भी करते हो, और इतना सा तो तुमको सुदामा की पोटली थमा देते हैं, तो तुम आगे क्यों नहीं जाते, जिसको वो लोग कहते थे कि जनरल में क्यों नहीं जाते। तो मैंने जनरल की ऑडिशन दी, वहां चुना गया। वहां कहा गया कि भैया यहाँ क्या करते हो, 2-4 नाटक करते हो 6 महीने में, तुम विविध भारती में जाओ। तो मैं विविध भारती में गया। अच्छा, वहां अच्छा खासा देय भी मिल जाता था, धनराशि अच्छी थी। वहां गया तो वहां लोगों ने कहा कि अरे भाई तुम्हारी आवाज तो फिल्म के काबिल है, तो तुम फिल्म्स डिवीजन में जाओ, फिल्म प्रभाग में जाओ, जहां वो हफ्तावार न्यूज रील बनते थे और डॉक्यूमेंट्रीज इतनी सारी बनती थी। तो मैं वहां गया और मुझे लगा कि मुझे कोई बरगला रहा है कि कभी 10 मिनट बोलने के 125 रुपए। अब 125 रुपए आप सोचिए 1976-77 के 125 रुपए कभी मिल सकते हैं? ये तो दिन दहाड़े चोरी हुई, जिसे कहते हैं हाईवे रॉबरी। और मैं चुना गया और ये काम शुरू हो गया। तो मैंने कहा अजीब है, ये तो मतलब ये तो एक करियर है, शायद ये एक पर्याय है, ये विकल्प है करियर का। तो फिर मैंने इसे और भी अधिक गंभीरता से, संजीदगी से लेना शुरू किया। और वहां मुझे एक विनय गुप्ता जी थे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उन्होंने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हें 10 मिनट के इतने मिलते हैं, तुम बाहर जाओगे तो तुमको 15 सेकंड के वो जो कमर्शियल होते हैं, विज्ञापन, ऑडियो रेडियो विज्ञापन, उसके तुम्हें 150-200 मिल सकते हैं। मैंने कहा ये तो कोई मजाक ही कर रहे हैं, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। मैंने कहा कुछ वाजिब तो बोलिए। तो उन्होंने कहा तुम जाओ। उन्होंने 2 नंबर दिए, उनमें से एक थे भारतीय ब्रॉडकास्टिंग, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के एक पायनियर, एक प्रणेता, बालगोविंद श्रीवास्तव जी। तो मैं उनके वर्ली स्टूडियो में पहुंचा, उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक नापा और कहा कि अच्छा तुम भी ये करना चाहते हो? तो मैंने कहा जी कोशिश तो करना चाहता हूँ। कहा अच्छा है, मैं करना चाहता हूँ, हाँ नहीं कहा, ये मुझे अच्छा लगा, वरना तो यहाँ आके लड़के ये कहते हैं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, आप लीजिए। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो मैं भूल कर भी नहीं सोचता, लेकिन मैं कोशिश करने के लिए तैयार हूँ, मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने मेरे 2 ऑडिशंस ली और उसके बाद उनके साथ काम शुरू हो गया। दूसरे थे रेडियो जेम्स के, कैलाश गोयल साहब थे, उनका स्टूडियो था, और जुबैरी साहब रिकॉर्डिस्ट थे, और वहाँ पंडित विनोद शर्मा बड़ी रिकॉर्डिंग्स किया करते थे। वहाँ गया, वहाँ रिकॉर्डिंग हुई और इस तरह एक सिलसिला शुरू हुआ। साथ साथ मैंने स्टेज कंपेयरिंग शुरू की। और तब मैं ये बता दूं कि तब मैं एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय केमिकल कंपनी में काम करता था, तो बड़ी मुश्किल से समय मिलता था। मुश्किल से इसलिए कि मुझे ये पता नहीं था कि मैं सिर्फ लोगों से मिलने के लिए तो लीव लेके जा नहीं सकता। तो जब भी समय मिलता, शनिवार को छुट्टी होती थी तो शनिवार को निकल पड़ता, या अगर कोई कहे कि अच्छा जरा अपनी आवाज सुनाने के लिए आ जाओ तो वो चला जाता था।
झूठ मूठ कोई बहाना करके लीव लेके। फिर हुआ यूं कि एक दिन पीयूष जी, उन दिनों सुर सिंगार संसद हुआ करता था, वैसे अब भी है, ब्रिज नारायण जी वो भी अब नहीं रहे, वो किया करते थे। नए और पुराने आर्टिस्ट को वो प्लेटफॉर्म दिया करते थे स्टेज पर, गायक गायिकाओं को। तो उनको कॉम्पेयर्स की बड़ी ज़रूरत रहती थी, सूत्रधार की। तो मैं वहाँ गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा आ जाओ। अच्छा, पैसे का तो सवाल पैदा नहीं होता था कि वो टैक्सी भाड़ा भी देंगे, और मेहनत बड़ी करनी पड़ती थी। मुझे याद है स्टेज पर पहली बार मैं और पहली बार हरिहरन गाने के लिए, मैं कंपेयरिंग के लिए एक ही स्टेज पर थे, और उनके बाद थे काफी सीनियर राजेंद्र और नीना मेहता। ये मेरे पहले दिन की कंपेयरिंग थी। तो वो सिलसिला भी साथ साथ चलता रहा। तो किसी ने मुझे यूनियन काबा, मतलब जिस कंपनी में मैं काम करता था, उसमें किसी बड़े अफसर ने मुझे एक बार फोन करके कहा, इंटरकॉम में ही, कि मेरे पास एक इनविटेशन कार्ड आया है सुर सिंगार संसद का, कल शाम को प्रोग्राम है, इसमें एक नाम लिखा है कंपेयर हरीश भिमानी, वो तुम ही तो नहीं हो? मैंने कहा हाँ जी मैं ही हूँ। तो कहा अरे तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, तुम तो बहुत बड़े आदमी हो, तुम्हारा तो नाम यहाँ छप रहा है, हम सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमको कोई नहीं पहचानता। तब मुझे ये ख्याल आया, एक सबकॉन्शियसली ही समझिए, कि इस काम में, इस विधा में न सिर्फ अच्छा काम है, कला का पुट है, लेकिन नाम भी है। दाम तो आगे जाके मिलेगा ही, लेकिन नाम भी है, और नाम जनाब कौन नहीं चाहता। तो फिर मैं इस तरफ और गंभीरता से मुड़ा। छोटे से छोटी रिकॉर्डिंग हो, मैं काम छोड़ के चला जाता। और एक दिन फिर ऐसा आया, मैंने सोचा कि मैं तो इसे छोड़ना पड़ा। जो भी हुआ, मैंने जाके फिर मुड़ के कभी नहीं देखा। मेरी अच्छी किस्मत, अच्छे नसीब मेरे, और कुछ दिन रात की मेहनत कि मुझे ब्रेक्स अच्छे मिलते गए। मेरी स्ट्रगल कुल मिला के 3 से 4 महीने थी। जो 3 से 4 महीने थी, बड़ी कातिल स्ट्रगल थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मुझे जो छोटा मोटा काम मिला, मैंने इतनी मेहनत कर दी, जिसे कहते हैं खून पसीना एक करके मैं उसमें लग जाता, और हो सकता है शायद उसका परिणाम निकला हो, उसका परिणाम सही निकला हो। फिर ये तो ऐसा क्षेत्र है कि आप एक काम कीजिए तो 10 लोग देखते हैं, उसमें से 2-3 को आपकी ज़रूरत होती है तो आपके पास आते हैं, और उनको पता चलता है कि भाई ये नया जो लड़का है उसकी बिहेवियर भी अच्छी है, उसका बर्ताव अच्छा है, उसका दिमाग खराब नहीं हो गया, तो आपको वो झट से काम देते हैं, क्योंकि हमेशा लोग नए नए लोगों को तो ढूंढते ही रहते हैं। वैसे ही एक स्वर्गीय अजित शेठ, मेरे मेंटोर, उन्होंने मुझे उठा लिया। अच्छा, साथ साथ ये भी बता दूं कि मैंने टेलीविजन एंकरिंग और न्यूज़ रीडिंग के लिए ऑडिशन दिया था। ऑडिशन तो कोई 5-6 महीने के बाद हुआ, उसका आवेदन करने के बाद। उसमें मुझे बताया गया कि मैं प्रथम रहा, और मुझे दोनों ही एंकरिंग भी मिला और न्यूज़ कास्टिंग भी। तो न्यूज़ कास्टिंग में तो ऐसा था कि भाई मैं बस यूं कहिए कि कन्हैया था, क्योंकि बाकी 3 हुआ ये कि 4 न्यूज़ कास्टर्स थी, 3 महिलाएं थीं, चौथी भी महिला थी जो स्मिता पाटिल थी। स्मिता पाटिल ने तभी तभी छोड़ा था, तो एक शून्यावकाश की तरह हो गया था, और प्रोड्यूसर चाहते थे कि कोई पुरुष न्यूज़ कास्टर हो, यहाँ सिर्फ महिलाएं हैं। और दूसरी उनकी तकलीफ ये होती थी कि संडे को कोई आती नहीं थी वो महिलाएं,
क्योंकि सभी शादीशुदा थी, सभी चाहती थी कि रविवार की शाम अपने परिवार के साथ गुजारें। तो यहाँ मैं एक लौंडा मिल गया उनको, तो उन्होंने कहा कि देखो तुमको संडे आना पड़ेगा। मैंने कहा गुंठे साहब, हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उसके अलावा कोई दिन हो तब भी आऊंगा। तो मैं हफ्ते में मुझे एक न्यूज मिलता शाम को, और एक न्यूज आई बिकेम अ संडे फिक्सचर। और संडे को अगर आपको याद हो तो उस जमाने में, मैं बात कर रहा हूँ 76 से 82 की, उस जमाने में संडे फीचर फिल्म हुआ करती थी। शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 8:45 बजे साहब जब फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा है तब मेरे न्यूज आते। अब इससे बड़ा प्राइम टाइम हो नहीं सकता। तो बंदा एकदम से प्राइम टाइम में उछल के आ गया। तो उसकी वजह से, और लोगों को कुछ आवाज ठीक ठाक लगी होगी, तो उसकी वजह से एकदम से आवाज को नाम मिल गया, नाम को आवाज मिल गई। और वहां से मुझे अजीत शेठ ने बुलाया। उनका एक रेडियो प्रोग्राम नया आ रहा था, एशियन पेंट्स। वो जो गट्टू नाम का लड़का था, गट्टू और मैं, यानी कि एक लड़का और एक मैं अंकल। मैंने सुना जी। तो वो प्रोग्राम हफ्तावार संडे को आने लगा। उसके अभी वो शुरू हुआ था, 4 हफ्ते हुआ, तो फिर उन्होंने तब का सबसे हाईली रेटेड कोहिनूर गीत गुलजार मुझे दे दिया, जो पहले एक और आर्टिस्ट किया करते थे, सीनियर जी, विनोद शर्मा किया करते थे। तो वो आ गया। अब वो कुछ ऐसा प्रोग्राम था, उसमें ना कोई प्रतियोगिता थी, ना कोई लेटर्स थे, ना कोई और जैसे कहीं कमर्शियल एक्टिविटी हो रही थी। वो क्या था, रिसर्च प्रोग्राम था फिल्म संगीत पर। उनके सुनने वालों में आम लोग तो थे ही थे, आधी फिल्म इंडस्ट्री थी, बड़े बड़े सिंगर्स थे। मुझे याद है तलत साहब ने मुझसे कहा था कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। कल्याण जी भाई ने मुझसे कहा था, हाँ कल्याण जी भाई ने कहा था। और इसी के चलते लता मंगेशकर ने मुझे बुलाया। अब लता मंगेशकर किसी रेडियो ब्रॉडकास्टर को, कंपेयर को, अपने शोज कंपेयर करने बुलाती हैं, तो यूं समझिए कि भगवान ने भक्त को बुलावा भेजा। क्योंकि 1 मिनट, मैं एक चीज उसमें याद करना चाहता हूँ जी, कि जब दूरदर्शन के मुंबई के दूसरे चैनल का ओपनिंग हुआ था, इनॉग्रेशन जी, तो सारा प्रोग्राम दूसरा तो कंडक्ट प्रिया तेंदुलकर जी ने किया था। हाँ। लेकिन उसमें इस कार्यक्रम में जब लता जी का पार्ट आया था, तो वो कंपेयरिंग में आपको इनवाइट किया गया था। नहीं, वो सारा ही प्रोग्राम मैंने और प्रिया तेंदुलकर ने मिलकर किया था। लता जी के सब गानों की अनाउंसमेंट आपने की थी, मुझे अभी याद है। नहीं, वो अनूप जलोटा भी थे। तो हाँ, मगर वो तो खैर बहुत बात की बात है। तब तो मैं जब की बात कर रहा हूँ तब तो एक ही चैनल था। सो इस तरह से जिसे कहें रफ्ता रफ्ता कदम दर कदम, इसमें मेरा पदार्पण रेडियो ब्रॉडकास्टिंग। लता जी ने जैसे आपको बुलाया वो चल रही थी, भगवान भक्त को बुला रहे हैं। क्योंकि क्या है कि तब किसी कंपेयर के लिए लता मंगेशकर कॉन्सर्ट से आगे कुछ था ही नहीं कि वहां जा सके, और यहाँ उन्होंने बुलाया और सच मतलब आदर से सर झुक जाता है कि इतने सम्मान के साथ बुलाया। मैं तो कोई भी नहीं था, मैं तो बिल्कुल नया सा लड़का था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बुलाया और कहा कि आप अगर आएं और करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये बात और थी कि जिसके लिए उन्होंने बुलाया था वो बहुत ही मुश्किल कॉन्सर्ट था। वो कोल्हापुर में गा रही थी, कोल्हापुर में कॉन्सर्ट कर रही थी। अब जाहिर है लता मंगेशकर अगर कोल्हापुर में गा रही हैं तो आधे से ज्यादा तो मराठी गाने गाएंगी,
और मराठी में मेरी कोई महारत थी नहीं, मगर मैंने कहा कि देखिए मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कुछ कर पाऊंगा, मैं केवल कोशिश कर पाऊंगा जो मैं पूरी करूंगा। और कार्यक्रम ठीक ठाक ही हुआ होगा, क्योंकि उसके कुछ ही महीनों बाद उन्होंने मुझे अपनी विदेश यात्रा के लिए बुलाया, जो कि आज तक की उनकी सुदीर्घ सबसे लंबी यात्रा रही, अमेरिका, कनाडा, वेस्ट इंडीज और साउथ अमेरिका की। मुझे याद है 42 दिन की और कोई 18 या 21 शोज की यात्रा थी। तो इस तरह पीयूष जी मैं धीमे धीमे इसमें आया। जैसे कि मैंने कहा, रेडियो में भी या ऑडियो में कहिए तो मैं युववाणी से लेके धीमे धीमे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग तक आया। रेडियो सिलोन पे एक प्रोग्राम आपका आता था, मुझे याद है, ग्वालियर संगीत उपहार। अजीब बात यह है कि ग्वालियर संगीत उपहार वाज द फर्स्ट नॉन अमीन सायनी प्रोग्राम, और उस प्रोग्राम से पहले मैं इसलिए अमीन साहब से मिलने गया। मैंने कहा कि ये जो है वो सच तो है ना, क्योंकि मैं नहीं मान पा रहा था। एडवर्टाइजिंग एजेंसी ने मुझे बताया कि ये सब हो गया है और आपको ऐसे टेप्स देते रहना है। तो मैंने कहा एक बारी मैं जाके कंफर्म तो करके आऊं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को, क्या पता ये सब। तो मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा हाँ मियाँ बात सच है, और क्या कर रहे हो, कुछ अच्छा ही कर रहे होगे तुम। तो कोशिश बड़ी की थी, और पूरे 52 हफ्ते चला वो, और हफ्ता दर हफ्ता बोरी भर के पत्र आते थे, क्योंकि कहाँ विविध भारती का एक स्टेशन मुंबई और कहाँ सारा भारत, एक्चुअली तो भारत से बाहर भी सुना जाता था रेडियो, पूरा एशिया। मगर पत्र आते थे भारत से ही। और क्या कहूँ, ये सिलसिला आज तक जारी है। आज फर्क ये है कि सिर्फ मैं भारत के लिए नहीं, अभी मैं विश्व के लिए। टीवी सीरियल और फिल्म में जो आपने पदार्पण किया, थोड़ा इसके बारे में थोड़ी बात कीजिए। प्रेम विवाह में तो मैंने आपको देखा था, मुझे याद है। हाँ, दूरदर्शन के कमलेश्वर जी के सहायक के रूप में आप उत्पल दत्त जी के पास जाते हैं, वो मुझे याद है। आपको मुझे ज्यादा याद है। हाँ, मैंने कुछ 6-7 फिल्मों में ऐसे काम किया। मुझे कई लोगों ने, और उनमें ग्रेट राज खोसला भी शामिल थे, कहा कि भाई तुम फिल्मों में क्यों नहीं करना चाहते, अच्छी खासी सूरत है, आवाज अच्छी है, भाषा अच्छी है, जबान है, एक्सप्रेशन है, क्यों नहीं करना चाहते। अब जवाब देना जरा मुश्किल था, लेकिन खोसला साहब ने खुद ही बोला कि अच्छा, मतलब एक जगह तुम एस्टैब्लिश हो गए हो अच्छी तरह, इसलिए तुम नहीं चाहते कि दूसरी जगह धक्के खाएं। एक बात तो सच है ही कि अगर फिल्मों में काम करना है तो मैं उस पंक्ति में, उस लाइन में सबसे पीछे होऊंगा, उस राशन की लाइन में। जबकि यहाँ मैंने कहा ना, 3-4 महीने के स्ट्रगल में मैं कुछ आगे चला गया था, तो वो जरा करना मुश्किल ही था। लेकिन जब कभी कोई मौका आया तो इसी बात पर मुझे गोपाल शर्मा जी की भी बात याद आई। क्या? शंकर जयकिशन जी ने उनको कहा था कि आप रेडियो छोड़ के इधर आ जाइए, मैं आपको गाने, आप इतना अच्छा गा भी सकते हैं, कहीं उन्होंने सुना होगा, तो मैं आपको ज्यादा उसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, तो हम चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें मैं नया पड़ जाऊंगा, और ये मोहम्मद रफी साहब, किशोर कुमार साहब आप देते, कभी कोई दूसरा संगीतकार नहीं भी दे, जबकि रेडियो में मैं पूरा एस्टैब्लिश्ड हूँ। तो यही चीज आपके सामने भी आई। तो टीवी सीरियल के निर्माण में आप कैसे हैं? सुकन्या और वो नहीं, उससे काफी पहले हुआ ये कि मैं विज्ञापन तो काफी रिकॉर्ड करता था, मतलब दसियों नहीं सैकड़ों के हिसाब से। तो उसमें कई बार जरूरत पड़ती थी कि
लिखना भी पड़े, क्योंकि कुछ न कुछ नुक्स रह जाता है, कुछ वो डायरेक्टर कुछ और सोचता है, प्रोड्यूसर सोचता है, तो रिकॉर्डिंग करते समय कहते हैं कि ये जरा देखो तो क्या कर सकते हो। तो एक विज्ञापन फिल्मों के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे श्रीधर क्षीरसागर, उनके लिए मैंने काफी फिल्में एड फिल्म्स की थी। तो एक दिन उनका फोन आया कि हरीश जरा आ जाओ, तुम्हारा पहले के काम का चेक भी है, वो ले जाओ और जरा बात करनी है, आ जाओ। तो मैं गया, तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने दिया। उन्होंने पहले कहा कि ये लो पहले का चेक रखो, अब ये पढ़ो तुम, उसके बाद बात करते हैं। मुझे 3 पन्ने दिए, मैंने पढ़े। मैंने कहा तो गजब की कोई कहानी है, क्या करना है? तो कहा इसका हम टेलीविजन सीरियल बना रहे हैं और मैं चाहता हूं कि तुम डायलॉग लिखो। मैंने कहा डायलॉग लिखो? खानदान सीरियल तो नहीं? खानदानी HTV प्रस्तुत करते हैं खानदान, वो आपका कैप्सूल बदलते रिश्तों की अनोखी दास्तान, खानदान, वो भी मेरी आवाज में ही था। तो मैंने कहा तुम चाहते हो कि मैं रिकॉर्ड करूं या लिखूं? तो कहा नहीं, दोनों। रिकॉर्ड तो करोगे तुम, लेकिन वो तो करते ही आए हो, तुम लिखो। मैंने कहा अच्छा, तुमसे किसने कहा कि मुझे लिखना आता है, मैं लिख सकता हूं? तो कहा तुमने मुझे काफी लिखा है मेरे लिए, ऐसे ही मस्ती मस्ती में, ऐसे ही रिकॉर्ड करते करते तुमने लिख दिया है, तो तुम ये क्यों नहीं कर सकते? मैंने कहा बात तो सही है, क्यों नहीं कर सकता, कोशिश करनी चाहिए। लेकिन देखो श्रीधर, मैं कोशिश कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं कर ही पाऊंगा। तो तुम मुझे 2 दिन दो, मैं 1 एपिसोड करके, 2 एपिसोड उसने दिए थे मुझे, 2 एपिसोड करके देता हूं मैं। तो मैं घर जाके मैं बड़ा नर्वस हो गया, सच कहता हूँ, और उसके पीछे लग गया और पसीने पसीने हो गया। मैंने कहा ये क्या काम है, मुसीबत है, एक वाक्य, एक शब्द को के पीछे पड़ो आप। खैर करते करते 3 दिन हो गए और मैंने आधा एपिसोड भी नहीं किया था अभी। खैर मैं जितना भी हुआ, मैंने कहा कि इससे तो पीछा छुड़ाएं। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा कि देखो मैंने इतना किया है और मैं चाहता हूं तुम देख लो, अगर ठीक है तो फिर आगे बढ़ें। तो उसने कहा मुझे पता था यही करोगे तुम। तो उसने पढ़ा, अब 5 मिनट में उसने मुझे कहा कि यही मुझे चाहिए, सही है, आगे बढ़ो। मैंने कहा सच में ये ठीक ठाक है, तो आगे करता हूं। उसके बाद जो स्पीड आई मेरी, जिस गति से मैंने लिखना शुरू किया, मुझे आज भी आश्चर्य होता है। और उनके 26 एपिसोड मुझे जल्दी इसलिए लिखने पड़े क्योंकि मुझे लता जी के साथ विदेश के दौरे पे जाना था, USA और कनाडा। तो लिखने की शुरुआत मेरी श्रीधर क्षीरसागर के साथ हुई। उसके बाद इनफैक्ट भरत रंगाचारी से पहले भी भीमसेन जी के लिए मैंने कुछ एपिसोड्स लिखे, छोटी बड़ी बातें नाम का उनका सीरियल था। उसके बाद भरत रंगाचारी की वो ड्रग्स पे सीरियल आया, सुबह, और उसके बाद इनकार मेंट से नो टू ड्रग्स। तब जाके दूरदर्शन पर से बुलावा आया, दूरदर्शन मुंबई से, कि भाई तुम लिखते क्यों नहीं हो, हम आफ्टरनून टेलीविजन शुरू कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करते? मैंने कहा नहीं, ये सीरियल दूरदर्शन के लिए लिखो और उनके पीछे पीछे भागो, उससे वो हमसे होता नहीं है। तो कहा तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, तुम लिख के सबमिट तो करो, फिर देखो। तो मैंने लगभग 1.5 महीना लिखा, 10 एपिसोड लिख के सबमिट कर दिए। 15-20 दिन हुए नहीं, अप्रूवल का लेटर आ गया कि आपको मिल गया है, आप शूटिंग शुरू कीजिए और 40% का अपना चेक ले जाइए एडवांस। मैंने कहा ये तो अजीब है। तो वो मैंने प्रोड्यूस भी किया सीरियल, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, और सच कहूं तो अंदर एक्टिंग भी की। बजट की समस्या की वजह से मैंने एक्टिंग भी की।
नहीं, करने की इच्छा तो थी और मुझे सूट भी करता था वो रोल, मगर मैं शायद किसी और को लेता, लेकिन इतना कम बजट था और सभी आर्टिस्ट ने इतना अच्छा कोऑपरेट किया। टीकू तलसानिया, नताशा सिन्हा, जयकर, क्या नाम, स्मिता जयकर, इतना अच्छा काम किया। अपने क्या नाम, व्हाट्स हर नेम, बहुत सुंदर सी जो फिल्मों में भी कई फिल्मों में उन्होंने किया है, याद आएगा नाम। इन सब ने मिलके इतना अच्छा काम किया और हमने शूटिंग भी की अपने घर में, अपने बंगलों पे, क्योंकि उतना बजट ही नहीं था। माया अलग, सॉरी, डॉक्टर माया अलग, तो उनकी बेटी भी अभिनेत्री, हाँ राइट। तो उसके बाद फिर और एक सीरियल आया, इनकार। अभी फिर मैंने लिखना इसलिए छोड़ दिया कि मुझे उन दिनों क्या होता था कि मेहनत तो बड़ी होती थी लिखने में, जो कि आज भी है, लिखने में तो मेहनत होती है ज्यादा, तो काम ज्यादा होता था, ना नाम होता था ना दाम मिलता था। तो मैंने कहा कि जिसमें दाम नहीं, जिसमें नाम नहीं, वो काम क्यों किया जाए, तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन क्या है, जिसे लिखना अच्छा लगता है, जिसे लिखने का शौक है, एक नशा सा है, वो लिखेगा ही। तो फिर से मैंने अभी शुरू किया है, अभी एक फीचर फिल्म पूरी की है और एक और डॉक्यूमेंट्री लिखने जा रहा हूँ और एक सीरियल लिखने जा रहा हूँ। लेकिन ये भी बात सच है कि रिकॉर्डिंग से फुर्सत मिलने के बाद ये सब होता है, जो सही बात नहीं है। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सामने से कोई लेके आया है, क्योंकि मैंने इतने लोगों को ना कह के नाराज कर दिया लिखने के बारे में, लिखने के असाइनमेंट्स के बारे में, कि अब वो पलट के ना आए। तो जो करना है मुझे खुद करना है, मैं खुद तभी करता हूँ जब मुझे समय मिलता है। तो આપણી તો માતૃભાષા બંનેની ગુજરાતી છે, એટલે થોડીક બે ચાર વાક્ય આપણે ગુજરાતીમાં પણ લેવાનું મને આમાં ગમશે. જરૂર. જો એવું છે પિયુષભાઈ, તમને ખબર છે કે નહીં ખબર નહીં, અમે ઓરિજિનલી રાજસ્થાન, हम जैसलमेर रहे हैं मारू. ये तो कई पीढ़ियों पहला. हाँ, कुछ पीढ़ियों. हमारी સાથે પણ છે. अच्छा, हमें हमारी ज्ञाति मेवाड़ा वाणिया. राइट. ओ, तो वहां से जाके फिर कच्छ में बसे. अब कच्छ में बसे तो गुजराती हो गए. तो दरअसल कच्छ से फिर बंगाल गए और उधर से जाके मुंबई आए. मतलब वो जैसलमेर से गाड़ी सीधी नहीं आई, वहां से मांडवी गई, मांडवी से कलकत्ते गई, कलकत्ते से मुंबई आई. तो हाँ, પણ 5-6 પેઢી સુધી ગુજરાતી જરૂર થઈ ગયા. હું ગુજરાતમાં રહીને અને કચ્છનું ખમીર મામીને, એટલે ગુજરાતી થયા. ગુજરાતી ભાષા સાથે પ્રેમે ઘણો થયો અને ગુજરાતીમાં કામે સરખું કર્યું. માતૃભાષા તો એક રીતે ગુજરાતી જ કહેવાય, કચ્છી કહેવાય કદાચ. हाँ, कच्छी. હવે કચ્છી એટલી બધી ભાષાઓથી, 4 ભાષાઓથી બનેલી છે, गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी અને पंजाबी. मगर ये है कि सोचने की भाषा या भाषाएं मेरे साथ हिंदी और अंग्रेजी रही, कि ज्यादा काम इसी में हुआ और बड़ा महत्वपूर्ण काम इसी में हुआ. लता मंगेशकर की जीवनी भी पहले लिखी हिंदी में, फिर उसी को ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में. उसके बाद गुजराती में करने के लिए किसी और को दिया, मराठी में करने के लिए किसी और को दिया. बहुत काफी क्षेत्रों में आपने पदार्पण किया और आज तो हम काफी मोबाइल फोन में भी आपकी और BSNL और कई कंपनियों में आपकी आवाज सुन रहे हैं, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश में, तीनों में. तो हमारे रोजमर्रा के जीवन के साथ उनकी आवाज एक तरफ से घुल मिल गई है.
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जन्मदिन के लिए एक बार फिर से शुभकामना देते हुए हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं रेडियो नामा का बड़ा चाहक रहा हूं और प्रशंसक रहा हूं कि एक ब्लॉग शुरू करके ये एक्टिविटी, ये विधा कहां तक ले गए हैं। और सच कहूं तो मुझे थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी हो रही है, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ब्लॉग, ट्विटर वगैरह शुरू करना चाहता था, मगर उसकी बारी नहीं आ रही है। हाँ, मेरी 2 वेबसाइट जरूर हैं, smartanchor.com और voicesutra.com, लेकिन वो बिल्कुल काम के लिए कमर्शियल शोकेस की तरह हैं। आशा करता हूं आपकी तरह, यानी कि आपके ब्लॉग की तरह मैं भी कुछ कर पाऊंगा। नमस्कार। फ्रेंड्स, हरीश भीमाणी जी से मिलने की अपॉर्चुनिटी मुझे 2 बार मिली थी। एक बार उनसे बातें की थी, तो उसमें उनके जाने माने धारावाहिक महाभारत के समय की बात उसमें शामिल नहीं थी। तो दूसरी बार जब मैं उनके मिला, तो वो पूरी समय के बारे में ही बात हुई। तो ये दोनों का एक कंबाइंड वीडियो मैंने बनाया है, और एक के बाद एक आपको देखने को मिलेगा। तो पहले वाला इंटरव्यू देखिए, और बाद में समय की कहानी हरीश भीमाणी जी की ज़बानी, उसको आप देखिए। नमस्कार। नमस्कार यूट्यूब, रेडियो नामा और रेडियो विश्व के दर्शकों। इस वक्त मैं एक बार फिर से हरीश भीमाणी साहब की ऑफिस में हूँ, और आज हम बातें करेंगे दूरदर्शन धारावाहिक महाभारत के समय के बारे में। तो अब सुनिए समय की कहानी हरीश भीमाणी साहब की ज़बानी। नमस्कार, मैं हरीश भीमाणी हूं। अब आपको ये लगा हो या ना लगा हो, मुझे अवश्य ये लगा है कि समय का जो ये बोलने का तरीका, ये जो ढंग था, जो इसकी रिदम थी, वो आम तौर पे बोलने वाली रिदम नहीं थी। उससे काफी मुख्तलिफ थी, उससे काफी अलग थी। वो क्यों ऐसा था, और क्यों फिर भी वो इतनी सराही गई या इतनी अच्छी लगी, और इसकी शुरुआत कहां से हुई, मुझे पीयूष जी ने कहा कि हम वो जानना चाहते हैं। दरअसल हुआ यूं कि एक देर शाम मेरे मित्र और बीआर फिल्म्स और बीआर टीवी के प्रोडक्शन डिजाइनर गूफी पेंटल का मुझे फोन आया कि भाई एक रिकॉर्डिंग के लिए आ जाना बीआर के मेन स्टूडियो में, ऑडियो फिल्म स्टूडियो में। तो जैसे आम तौर पे मेरा तरीका है, मैंने पूछा कि क्या है। तो उन्होंने कहा कि आप बस आ जाओ, तुम कुछ अच्छा हो रहा है, आ जाओ। आपको ये बता दूं कि हमारे व्यवसाय में आमतौर पे पहले से ये बताया नहीं जाता कि रिकॉर्डिंग क्या होने वाली है, विषय क्या है या प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि जब तक वो प्रोजेक्ट लोगों के सामने नहीं आता बन के, तब तक वो एक तरह से सीक्रेट होता है। तो वहां मैं गया, रात 10 बजे बुलाया था। अब मैं देखता क्या हूं, आमतौर पे ये रिकॉर्डिंग्स तो असिस्टेंट्स कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ तो डायरेक्टर होता है, लेकिन यहां तो 3 महारथी थे, बीआर चोपड़ा साहब, डॉक्टर राही मासूम रजा और पंडित नरेंद्र शर्मा। तो मैं तो सकते में पड़ गया कि यह है क्या। पूछने पर उन्होंने कागज थमा दिया, 2 पन्ने थे। तो
मैंने झट से पढ़ डाला, तुरंत वो माइक्रोफोन की लेवल वगैरह लेते हैं, उसके बाद मैंने पढ़ डाला। तो अभी मैंने पूरा भी नहीं किया तो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा अरे बेटे देखे ये तो डॉक्यूमेंट्री जैसा लग रहा है। तो मैंने कहा हाँ जी, और क्या है ये? अच्छा, मुझे ना वो बताएं कि ये क्या है और ना मेरी समझ में आए। तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा इत्मीनान से आप इसे नरेट कीजिए। तो मैंने किया कि मैं समय हूं और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत कोई आम युद्ध कथा नहीं है वगैरह वगैरह, जैसे कि मैं आम डॉक्यूमेंट्री बोलता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ठीक है, बाद में देखेंगे। मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो कुछ संतुष्ट तो नहीं हुए थे, लेकिन मैं भी कहाँ संतुष्ट हुआ था। मैंने कहा ठीक है, उन्हें जैसा चाहिए, जो स्क्रिप्ट थी मैंने पढ़ डाली। 2-3 दिन के बाद फिर फोन आया इसी गूफी पेंटल का कि भाई जरा आ जाना दोबारा। तो मैंने कहा क्या है? कहा भाई तुम आ जाओ, बहुत सवाल पूछते हो। तो मैं गया, फिर वही तीनों महारथी, फिर 6-7-8 टेक्स हुए और उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है, ये चीज हो रही है और ये जो कैरेक्टर है, ये जो पात्र है वो समय है। अब ये समय क्या होता है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा देखो समय वो चीज है जो पहले था, आज है, कल होगा, इसलिए इसकी भाषा भी कोई बड़ी संस्कृत में नहीं होगी। मैंने कहा अच्छा आपको शायद आकाशवाणी चाहिए। तो कहा नहीं, बिल्कुल आकाशवाणी नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट गॉड्स वॉइस, ये समय है। तो समय क्या है? तो कहा कि ये इंसान तो नहीं है, मगर हमेशा इंसान जिसके साथ जूझता है, हमेशा जिसके साथ रहता है, जिसके सामने झुकता है, वो समय है। तीसरी बार जब रिकॉर्डिंग हुई तब मैंने एक सुझाव दिया। मैंने कहा कि देखिए आप कहते हैं कि मैं आवाज बदलूं, अगर मैं आवाज बदलूंगा तो वो मजाकिया हो जाएगी। मैं 3-4 आवाजें कर तो सकता हूं, लेकिन फिर वो इसकी गंभीरता, इसकी संजीदगी नहीं बनी रहेगी। तो ये तय पाया गया कि ठीक है, आवाज यानी कि टिम्बर मेरी आवाज रहेगी, टिम्बर मेरा रहेगा। तो मैंने कहा तब तो इसके एक ही रास्ता है कि इसकी रिदम बदली जाए, इसका टेम्पो बदला जाए, क्योंकि हर एक भाषा का और हर एक व्यक्ति का बोलने का टेम्पो अलग होता है, जिससे उसकी पहचान होती है, एक उसके टिम्बर से और एक उसके टेम्पो से। तो मैं ये सब बता रहा था तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तुम सुना। अब मैंने सोचा मैं ही फंस गया कह के। तो मैंने कुछ, जैसे मैं आम तौर पे गंभीरता से समझा के बोलता हूं वो, और आकाशवाणी के बीच का कुछ करने की मैंने कोशिश की कि भाई इस तरह से तो कोई इंसान तो बात नहीं करता, चाहे जितना गंभीर हो, जितना नाटकीय हो, मगर ये बहुत नाटकीय भी तो नहीं लगता। तो मैंने उस तरह से बोलना शुरू किया कि मैं समय हूं और आज आपको महाभारत की कथा सुनाने जा रहा हूं। ये महाभारत कोई आम युद्ध कथा नहीं है, ये कथा है धर्म और अधर्म के संघर्ष की वगैरह। तो उन्होंने कहा कि बस इसको पकड़ के रखो, ये याद रखना। और इतना सा जो हिस्सा था उन्होंने रिकॉर्ड करवा लिया। उन्होंने कहा बस ये ठीक है, यही रखना है, और बेटे आप याद रखिए यही करें। फिर एक बार और बुलाया, क्योंकि फिर स्क्रिप्ट में कुछ रद्द बदल आया और फिर टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट होने जा रहा था। अच्छा, मेरे मन में ये हमेशा था कि ये तो बहुत ही स्लो है, ये तो कोई सुनेगा नहीं, बगैर पिक्चर के, बगैर विजुअल्स के आदमी 1-1, 1.5, 2-2 मिनट कैसे सुनेंगे? उसमें तो रफ्तार होनी चाहिए, उसमें तो रवानी होनी चाहिए।
तो जब दूसरे तीसरे चौथे एपिसोड के लिए मैं गया तो वहाँ तब तो कोई होता नहीं था, क्योंकि सब बिजी होते थे। मतलब ये जो 3 थे जो मुख्य स्तंभ थे महाभारत के, वो तो स्वयं अलग से ही व्यस्त रहते थे लिखने में। तो मैं रिकॉर्डिंग के लिए गया और जैसे मैं आम तौर पे करता हूँ उसमें थोड़ा सा वो समय का पुट डाल के उसको काफी तेज रफ्तार अच्छे से कर दिया। उसके बाद जब मैं गया तो डॉक्टर साहब का फोन आया। उन्होंने कह के रखा था कि ये आए लड़का तो फोन करवाना, पहले बात करवाना। तो कहा कि हरीश तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें समझाया इतना, हम लोगों ने इतना तय किया था, भाई तुम्हारा ही सुझाव था ये, तो ये तुम इतने भागते क्यों हो। मैंने कहा नहीं जी वो तो बहुत डर लगेगा ना, इसलिए। कहा देखो जो एक बार तय हुआ है वो करो, बाकी चीजें हम पे छोड़ दो। तो मुझे लगा कि ठीक है, वो कहते हैं बड़े हैं, डायरेक्टर वो हैं, वही सब हैं, करता धरता ही वही हैं, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है, उनको जैसा चाहिए। तो थोड़ी बेमन से मैंने उस तरह से जो समय का अंदाज है उसे वैसा बोलना शुरू किया। 10, 15, 20 एपिसोड के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना गलत था। ये जो इन्होंने तय किया था, यानी कि वो ऑडियंस की नब्ज, हालांकि वो कुछ नया कर रहे थे तो भी ऑडियंस की नब्ज वो बेहतर जानते थे। और जो प्रचलित हुआ, जो कामयाब हुआ, जो सफल हुआ, जो लोकप्रिय हुआ, वो ये अंदाज था समय का। और शायद इसलिए कि वो इतना यूनिक था और मैं गलती कर रहा था कि नहीं ये कौन सुनेगा। हालांकि आज भी मुझे कई बार लगता है कि ऐसे आधे मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, कभी कभी तो 2 मिनट के ड्यूरेशन वक्फे थे कि जहां टेलीविजन पे विजुअल कुछ नहीं था, सिर्फ आवाज थी, और फिर भी लोग सुनते थे। तो ये बड़ी अजीब बात है कि सुझाव जहां से आया फिर उसी ने नकार दिया, फिर उसी ने कहा कि अच्छा ठीक है आपको चाहिए तो मैं ऐसे बोलता हूं, लेकिन सही वो था। तो ये कहानी है कि समय का अंदाज कैसे आया और क्यों ये किया गया। आई थिंक इट वाज बिकॉज दीज 3 mainstays, बुलवर्क्स, स्तंभ जो थे, उनको ठीक से पता था कि वो क्या चाहते हैं। सो हियर आई एम, समय फॉर द रेस्ट ऑफ माय समय। आपकी सबसे बढ़िया पहचान समय बन गई है। जी बिल्कुल। किसी को भी बोले हरीश भिवानी साहब कौन, महाभारत के समय ऐसा बोलते हैं तो वो तुरंत हाँ, वो इतना ज्यादा हुआ कि उसकी वजह से लगता है कि उससे पहले का और उसके बाद का जो भी था वो मिट गया। मिट तो नहीं गया, लेकिन ये सबसे ऊपर आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार।